प्रिय छात्रों, आप सभी को नमस्कार। अटल अनुसंधान एकेडमी यूट्यूब चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। छात्रों, पिछली क्लास में आपने काशी विद्यापीठ विश्वविद्यालय के चतुर्थ सेमेस्टर के भूगोल विषय के प्रश्न पत्र को सॉल्व किया था। यदि आपने अभी तक पिछले वीडियो को नहीं देखा है तो जरूर देखिए। छात्रों, आज की इस वीडियो में आप काशी विद्यापीठ विश्वविद्यालय के द्वितीय सेमेस्टर के भूगोल विषय के प्रश्न पत्र को सॉल्व करेंगे। छात्रों, यह प्रश्न पत्र न केवल द्वितीय सेमेस्टर के भूगोल विषय के विद्यार्थियों के लिए महत्वपूर्ण है, अपितु विषय से संबंधित परीक्षाओं, चाहे वो यूजीसी, नेट, जेआरएफ, असिस्टेंट प्रोफेसर, केवीएस, नवोदय विषय से संबंधित परीक्षाएं हों या फिर एक दिवसीय परीक्षाएं, पीसीएस, आईएएस, एसएससी, बैंक आदि विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए यह प्रश्न पत्र उपयोगी है। पुलिस एवं दरोगा भर्ती परीक्षाओं के लिए भी यह प्रश्न पत्र पूरी तरह से उपयोगी है। अगर चतुर्थ सेमेस्टर के प्रश्न पत्र की यदि मैं बात करूं तो चतुर्थ सेमेस्टर के भूगोल विषय के प्रश्न पत्र में लगभग 10 ऐसे प्रश्न थे जो द्वितीय सेमेस्टर की भूगोल विषय की परीक्षा में भी पूछे गए थे। तो यह प्रश्न पत्र सभी विद्यार्थियों के लिए पूरी तरह से महत्वपूर्ण है, चाहे वह एकेडमिक हो, चाहे वह प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हों। तो आइए प्रश्न पत्र की शुरुआत करते हैं। यहां पर पहला प्रश्न है, विश्व का सबसे प्राचीन उद्यम निम्न में से कौन सा है? तो यहाँ पर ऑप्शन में दिया गया है। पहला नंबर है कृषि, दूसरा पशुपालन, तीसरा शिकार करना और चौथा है लकड़ी काटना। तो इन चारों ऑप्शन में यदि इन चारों ऑप्शन को यदि देखा जाए तो इसमें विश्व का सबसे प्राचीन उद्यम मनुष्य का यहाँ पर है शिकार करना। मनुष्य आदिम अवस्था में सर्वप्रथम शिकार किया और इसके बाद कृषि एवं पशुपालन जैसी व्यवस्था बाद में हुई। इसके बाद अगला प्रश्न है, संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा की संस्कृति को नाम दिया जाता है। पहला है एंग्लो इंडियन, दूसरा है अंग्रेजी संस्कृति, तीसरा है फ्रांसीसी संस्कृति और चौथा इनमें से कोई नहीं। संयुक्त राज्य अमेरिका और यदि कनाडा की बात करें तो उत्तरी अमेरिका को सांस्कृतिक दृष्टिकोण से आंग्ल अमेरिका कहा जाता है। तो इसका उत्तर है एंग्लो अमेरिकन या फिर आंग्ल अमेरिका। इसके बाद तीसरा प्रश्न है, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड और दक्षिण अफ्रीका में अंग्रेजी संस्कृति को स्थापित करने का श्रेय किस देश के निवासियों को जाता है? तो यहाँ पर ऑप्शन में आप देख रहे हैं, पहला है यहाँ पर फ्रांस, दूसरा अमेरिका, तीसरा जर्मनी और चौथा है ब्रिटेन। तो इसका उत्तर है ब्रिटेन, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड और दक्षिण अफ्रीका में अंग्रेजी संस्कृति को स्थापित करने में अमेरिका के लोगों का ही महत्वपूर्ण योगदान रहा है। ऑस्ट्रेलिया की यदि बात करें तो ऑस्ट्रेलिया में अधिकांश लोग ब्रिटेन से आए हुए लोग हैं। न्यूजीलैंड को तो दक्षिण का ब्रिटेन कहा जाता है और इसी तरह से दक्षिण अफ्रीका में भी अधिकांश लोग जो है ब्रिटेन से आए हुए लोग ही हैं। इसके बाद यूरोप से आए हुए लोग हैं जिनमें अधिकांश संख्या जो है ब्रिटेन की ही है। इसके बाद है अगला प्रश्न है, निम्न में से किस प्रजाति के बाल ऊन जैसे होते हैं? तो प्रजातियों को कलर के रंग के आधार पर 3 भागों में बांटा गया है, काकेसाइड, मंगोलाइड और निग्रोइड। काकेसाइड मतलब श्वेत प्रजाति, गोरे लोग, निग्रोइड काली प्रजाति और तीसरी है मंगोलाइड, इसको पीत प्रजाति या फिर पीले लोग कहा जाता है। इनके शरीर का रंग थोड़ा सा पीला होता है और ऑस्ट्रेलाइड ये निग्रोइड से ही मिलते हैं। तो अगर इस प्रश्न की यदि हम बात करें, चौथे प्रश्न की यदि बात करें तो काकेसाइड जो प्रजाति है यूरोप में पाई जाती है और इन लोगों के बाल घुंघराले नहीं होते हैं बल्कि सीधे होते हैं। इसके बाद
मंगोलायड प्रजाति की यदि बात करें तो इन लोगों की भी प्रजाति के बाल जो है घुंघराले नहीं होते, लेकिन निग्रोइड प्रजाति जो काले लोग होते हैं, गर्म प्रदेश के लोग काले होते हैं और इनके बाल बहुत ही घुंघराले होते हैं। यहाँ पर कीनिया और अफ्रीका के लोगों को आपने देखा है तो इन लोगों के बाल जो है क्या होते हैं, घुंघराले होते हैं। इसके बाद अगला प्रश्न है, प्रजातियों के वर्गीकरण का आधार क्या है? तो यहाँ पर पहला ऑप्शन है, पहला है शारीरिक लक्षण, दूसरा है मानसिक लक्षण, तीसरा है सामाजिक लक्षण और चौथा है उपरोक्त सभी। तो अगर प्रजातियों के वर्गीकरण की बात करें तो प्रजाति की जो अवधारणा है वह शारीरिक अवधारणा है और सामाजिक और मानसिक से उसका कोई लेना देना नहीं है। हम ये नहीं कह सकते कि कोई भी प्रजाति मानसिक रूप से ज़्यादा बुद्धिमान है या फिर कोई भी प्रजाति मानसिक रूप से कम बुद्धिमान है, ऐसा नहीं कहा जा सकता है। तो प्रजातियों के वर्गीकरण का आधार यहाँ पर शारीरिक लक्षण होते हैं। शारीरिक लक्षणों के आधार पर प्रजातियों का वर्गीकरण किया जाता है, चाहे वो रंग के आधार हो, चाहे उनके नाक के आधार पर हो, चाहे उनके होठों के आधार पर हो, चाहे उनके बालों के आधार पर हो। तो प्रजातियों के वर्गीकरण का आधार उनके शारीरिक लक्षण ही होते हैं। इसके बाद अगला प्रश्न है, निम्न देशों में से किस भाषा की मुख्य पुर्तगाली प्रमुख भाषा है? कौन से देश की? पहला है कोलंबिया, दूसरा पेरू, तीसरा चिली और चौथा है ब्राजील। तो इसका उत्तर है कोलंबिया। कोलंबिया यहाँ पर क्या है, दक्षिणी अमेरिका के उत्तरी भाग में यूरोप से आए हुए लोग रहते हैं और यहाँ पर कोलंबिया में मुख्य रूप से पुर्तगाली भाषा बोली जाती है, क्योंकि यहाँ पर पुर्तगाल से, स्पेन एवं पुर्तगाल से आए हुए लोग हैं। इसके बाद है, निम्न में से किस कटिबंध में मछली पकड़ने का कार्य सर्वाधिक होता है? तो मछली पकड़ने का कार्य सर्वाधिक होता है, पहला ऑप्शन है उष्ण कटिबंध, दूसरा है शीतोष्ण कटिबंध, तीसरा है शीत कटिबंध और चौथा है सभी में। तो यदि देखा जाए तो उष्ण, शीतोष्ण और शीत तीनों कटिबंध में मछलियां पकड़ी जाती हैं, किंतु जलवायु के दृष्टिकोण से यदि देखें तो शीतोष्ण कटिबंध मत्स्य पालन के लिए सबसे अधिक महत्वपूर्ण है, क्योंकि यहाँ पर मछलियों को पकड़ने का कार्य तथा उनको डिब्बों में पैक करने का कार्य किया जाता है। यहाँ की जलवायु भी ना तो ज़्यादा ठंडी जलवायु है और ना ही ज़्यादा गर्म जलवायु है। तो शीतोष्ण कटिबंध क्षेत्र जो है मत्स्य पालन के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण है और यहाँ पर मुख्य रूप से मछलियाँ पकड़ी जाती हैं। इसके बाद अगला है, निम्न में से कौन सा जनसंख्या परिवर्तन का घटक नहीं है? जनसंख्या परिवर्तन का घटक नहीं है तो अगर हम यहाँ पर ऑप्शन है, पहला है जन्म दर, दूसरा है प्रवास, तीसरा है मृत्यु दर और चौथा है लिंगानुपात। जनसंख्या परिवर्तन की यदि बात करें, अगर मान लीजिए कोई जिला है या फिर कोई जिला, ये हम उदाहरण के तौर पर प्रयागराज को ही ले लेते हैं, तो प्रयागराज में जनसंख्या परिवर्तन का जो मुख्य आधार है, या तो प्रयागराज की जो जनसंख्या बढ़ रही है या तो जन्म दर के आधार पर बढ़ या घट रही है, जन्म दर या मृत्यु दर के आधार पर, या फिर प्रवास के आधार पर घट या फिर बढ़ रही है। तो ये जन्म दर, प्रवास एवं मृत्यु दर, इनको जनसंख्या परिवर्तन के कारक माना जाता है। अब परिवर्तन चाहे दो रूपों में हो, चाहे वो प्लस हो और चाहे वो माइनस हो, ये तीनों जो है जनसंख्या परिवर्तन के मुख्य घटक हैं, किंतु लिंगानुपात जनसंख्या परिवर्तन का घटक नहीं है। तो इसका उत्तर है लिंगानुपात। इसके बाद अगला प्रश्न है, एस्किमो जनजाति का दूसरा नाम क्या है? तो एस्किमो जनजाति का दूसरा नाम क्या है? पहला ऑप्शन है इन्यूट, दूसरा है यूपिक, तीसरा है चिकापू और चौथा है सस्केचवान। तो इसमें से इसका सही उत्तर है इन्यूट। एस्किमो जनजाति को इन्यूट भी उत्तरी अमेरिका में कहा जाता है। यूपिक और चिपाकू और सस्केचवान, ये जो है साइबेरिया में ये जनजातियां पाई जाती हैं, लेकिन इसका उत्तर है इन्यूट। इसके बाद इग्लू किसका अधिवास है? इग्लू किसका अधिवास है? ऑप्शन है किर्गिज जनजाति, मसाई जनजाति, एस्किमो जनजाति और अगला है पिग्मी जनजाति। इन चारों ऑप्शन में
सबसे सही उत्तर है एस्किमो जनजाति। इग्लू का मतलब होता है एस्किमो जनजाति के घर। और एस्किमो जनजाति के जो घर होते हैं इग्लू, ये बर्फ के बनाए जाते हैं, क्योंकि टुंड्रा प्रदेश में एस्किमो जनजाति रहती है और वहाँ पर बर्फ ही बर्फ पड़ी रहती है, वहाँ पर मिट्टी पत्थर नहीं होते हैं, तो एस्किमो लोग बर्फ का अपना घर बनाते हैं। यहाँ पर हम आपको बर्फ का घर थोड़ा सा समझाना चाहेंगे। ये लोग बर्फ के बड़े बड़े टुकड़े लेकर के, बड़े बड़े खंड लेकर के ऐसे करके अपना घर बनाते हैं। इन घरों को, बर्फ के घरों को इग्लू कहा जाता है। ऐसे घर होते हैं, ये बर्फ से ही बने होते हैं। और इसमें महत्वपूर्ण बात होती है, जो इस घर का मुख्य द्वार होता है बहुत ही सकरा होता है। यह इस घर में लेट करके ही अंदर आ जा सकते हैं, लेट करके अंदर आ जा सकते हैं, क्योंकि इसका जो आने जाने का रास्ता होता है, मुख्य द्वार होता है, इसको बहुत बड़ा इसलिए नहीं बनाया जाता है क्योंकि बर्फ़ का बना हुआ घर होता है और ये कहीं पिघल न जाए, इसलिए इसका द्वार छोटा सा रखा जाता है और ये लेट करके अंदर प्रवेश करते हैं। अब क्या है, इस घर में, इस बर्फ़ के घर में क्या किया जाता है, अंदर जो मछली होती है, मछली के खाल को घर में ऊपर छत में अंदर साइड से इसको मढ़ दिया जाता है। और घर को गर्म रखने के लिए लोग जो है सेल, जो मछलियाँ होती हैं यहाँ की, उन मछलियों का तेल निकाल करके दीपक के रूप में लोग प्रयोग करते हैं, तो उससे प्रकाश भी होता है और घर में गर्मी बनी रहती है। इसके बाद अगला है, तो यहाँ है इग्लू किसका अधिवास है, तो इसका उत्तर है एस्किमो जनजाति का। इसके बाद है माल्थस के अनुसार जनसंख्या के अनुसार माल्थस के जनसंख्या सिद्धांत के अनुसार जनसंख्या बढ़ती है। पहला है रैखिक रूप में, दूसरा क्षैतिज रूप में, तीसरा ज्यामितीय रूप में और चौथा है अंकगणितीय रूप में। तो इसका उत्तर है ज्यामितीय रूप में से। तीसरा नंबर इसका सही है। तो माल्थस ने एक सिद्धांत दिया था 1780 में, एन एसे ऑन द प्रिंसिपल ऑफ पॉपुलेशन, जनसंख्या सिद्धांत पर निबंध माल्थस महोदय ने लिखा था और उन्होंने बताया था कि जो जनसंख्या में वृद्धि होती है, जनसंख्या में वृद्धि होती है ज्यामितीय रूप से। इन्होंने बताया था जनसंख्या में वृद्धि ज्यामितीय रूप में होती है, जैसे 2, 4, 8, 16, 32 और जो है 64, इस प्रकार से जनसंख्या बढ़ती है। जबकि खाद्य जो संसाधन होते हैं, खाने पीने के जो संसाधन हैं, उनमें अंकगणितीय रूप में वृद्धि होती है, 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7। तो इस प्रकार से यहाँ पर आप देख रहे हैं कि जनसंख्या की अनुपात में, जनसंख्या वृद्धि के अनुपात में संसाधन उतनी तेजी से नहीं बढ़ पा रहे हैं। यहाँ पर 2 से 4 हो गया, लेकिन यहाँ पर 1 से 2 ही हो पाया है। तो इस कारण से जनसंख्या और संसाधनों के बीच में, खाद्य संसाधनों के बीच में असंतुलन उत्पन्न हो जाता है। ऐसी स्थिति को जनाधिक्य कहा जाता है। जब किसी देश की जनसंख्या या प्रदेश की जनसंख्या वहाँ पर उपलब्ध खाद्यान्न संसाधनों की अपेक्षा अधिक हो जाती है, तो उसको जनाधिक्य कहते हैं। और जब किसी देश की जनसंख्या वहाँ पर उपलब्ध खाद्य संसाधनों की अपेक्षा कम होती है, उसको अल्प जनसंख्या कहा जाता है। लेकिन जब जनसंख्या और संसाधन, खाद्य संसाधन है, उनका अनुपात जब बराबर होता है, तो उसको, ऐसी स्थिति को अनुकूलतम जनसंख्या कहा जाता है। तो यहाँ पर 3 कॉन्सेप्ट यहाँ पर आप देख लीजिए। पहली है जनाधिक्य, दूसरी है अनुकूल जनसंख्या, और इसके बाद है अल्प जनसंख्या। क्या है? अल्प जनसंख्या।
अल्प जनसंख्या। तो यहाँ पर माल्थस महोदय ने बताया, जब किसी जनसंख्या, पहली बात है कि जनसंख्या में वृद्धि ज्यामितीय रूप में होती है, 2, 4, 6, 8, 10, 2, 4, 6, 8, 16, 32 और 64 के रूप में, और खाद्य संसाधनों में वृद्धि होती है 1, 2, 3, 4, 5 यानी अंकगणितीय रूप में। तो जब संसाधनों की तुलना में जनसंख्या अधिक हो जाती है तो उसको जनाधिक्य कहते हैं। जैसे किसी एक घर की ही बात कर लिया जाए, एक घर में 10 लोगों को खिलाने की क्षमता है और उस घर में अतिथियों की संख्या 10 की अपेक्षा, जैसे आपने 10 लोगों को खाने के लिए थाली लगाई है, तो यदि 10 लोग ही वहाँ पर आते हैं तो अनुकूलतम स्थिति होगी, क्योंकि 10 लोगों के खिलाने के लिए आपके पास संसाधन है और 10 लोग आ रहे हैं, तो अनुकूल स्थिति है। लेकिन यदि आपने 10 लोगों के लिए थाली लगाई है और 50 लोग उपस्थित होते हैं तो ऐसी स्थिति को क्या कहा जाता है? जनाधिक्य। लेकिन यदि आपने 10 लोगों के लिए थाली लगाई है और वहाँ पर उपस्थित केवल 2 लोग होते हैं या फिर 10 से कम होते हैं, तो ऐसी स्थिति में क्या होगा? अल्प जनसंख्या है, क्योंकि यहाँ पर खाने वाला कोई नहीं है। तो इस प्रकार से माल्थस महोदय ने 3 प्रकार की कॉन्सेप्ट, जनाधिक्य, अनुकूलतम जनसंख्या और अल्प जनसंख्या की संकल्पना दी थी। इसके बाद अगला प्रश्न है, तो ऊपर वाले प्रश्न का उत्तर है, इसका उत्तर है ज्यामितीय रूप से। इसके बाद अगला है घेट्टो। घेट्टो शब्द संकेत करता है, यहाँ पर है सेंटी टाउन, झुग्गी झोपड़ी और कच्ची आबादी। तो घेट्टो शब्द का प्रयोग अमेरिका में किया जाता है और ये जो यहूदियों की जो बस्तियां हैं, झुग्गी झोपड़ी टाइप की, इन बस्तियों के लिए घेट्टो शब्द का प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ पर इसमें तीनों सही होंगे। तो इस प्रकार से इसका उत्तर है इनमें से सभी। क्या है इसका आंसर? इनमें से सभी। झुग्गी झोपड़ी टाइप की जो बस्तियां होती हैं उनको स्लम्स कहते हैं, ठीक है। और ये कच्ची आबादी भी उसी में आ गया और सेंटी टाउन्स भी आ गया। तो इसका उत्तर है इनमें से सभी। इसके बाद अगला प्रश्न है, मानव भूगोल को किसने मानव समाजों और धरातल के बीच संबंधों के रूप में परिभाषित किया है? पहला है वाइडल डी ला ब्लास, दूसरा है अल इदर्शी, तीसरा है एलन सी सैंपल और चौथा है रेडजेल। तो अगर इस परिभाषा की बात किया जाए तो इस परिभाषा को देने वाले हैं एलन सी सैंपल। इसका आंसर है एलन सी सैंपल। इसके बाद अगला है, यहाँ पर रेडजेल की यदि बात करें तो रेडजेल जर्मनी के विद्वान थे। ये मानव भूगोल के पिता भी कहा जाता है और इन्होंने एंथ्रोपोजोग्राफी बुक लिखी थी, जिसका अर्थ है मानव भूगोल। और इनकी एक शिष्या थी जो अमेरिका की थी, अमेरिका से पढ़ने के लिए रेडजेल के पास गई थी और ये रेडजेल की शिष्या बनी। इन्होंने जो है नियतिवाद की संकल्पना को ऊंचाइयों पर पहुंचाया और इन्होंने संकल्पना दी थी, यहाँ थोड़ा सा गड़बड़ हो गया है, इन्होंने संकल्पना दी थी, मानव भूगोल को किसने मानव समाजों और धरातल के संबंध के बीच में परिभाषित किया? तो इसका उत्तर है सैंपल। इसके बाद रुको और जाओ नियतिवाद को किस नाम से जाना जाता है? तो आपको कई बार बताए थे, क्लास में भी समझाया गया था कि रुको और जाओ नियतिवाद के कई नाम हैं। इसको कहते हैं नवनिश्चयवाद। क्या कहते हैं इसको? नवनिश्चयवाद। इसी को कहते हैं वैज्ञानिक, क्या बोलते हैं इसको? वैज्ञानिक निश्चयवाद। इसको कहते हैं रुको और जाओ। इसको बोलते हैं रुको और जाओ नियतिवाद। तो नव निश्चयवाद या फिर नव नियतिवाद, वैज्ञानिक निश्चयवाद, रुको और जाओ, इसको इंग्लिश में बोलते हैं स्टॉप एंड गो डिटर्मिनिज्म। अब यहाँ पर तीनों हम संकल्पनाओं की बात करेंगे। 3 प्रकार की संकल्पनाएं मानव भूगोल के अंतर्गत हैं। पहली है नियतिवाद।
इसको डिटर्मिनिज्म कहा जाता है। नियतिवादी में क्या होता है, यहाँ पर तीनों संकल्पनाएं यहाँ पर दी हुई हैं, इनको हम डिटेल में आपको समझा दे रहे हैं। पहला है नियतिवाद। नियतिवाद में क्या कहा जाता है कि प्रकृति महत्वपूर्ण है, प्रकृति आदेश देगी और मनुष्य को उसका पालन करना पड़ेगा। प्रकृति जो चाहेगी वही मनुष्य को करना पड़ेगा। मनुष्य प्रकृति की आज्ञा के बिना एक पत्ता भी नहीं हिलता। प्रकृति की आज्ञा के बिना एक पत्ता भी नहीं हिल सकता। प्रकृति महत्वपूर्ण है, प्रकृति के अनुसार ही मनुष्य उसका पालन करता है। मनुष्य की सारी क्रियाएं प्रकृति के द्वारा निर्धारित होती हैं। तो नियतिवाद, इसको निश्चयवाद कहते हैं। यह संकल्पना जर्मनी की है। इसके प्रतिपादक जर्मनी के विद्वान रेडजल महोदय हैं और उनकी शिष्या कुमारी सैंपल ने इस विचारधारा को ऊंचाइयों पर पहुंचाने का कार्य किया है। इसके बाद अगली परिभाषा आती है, अगली संकल्पना आती है संभववाद की। संभववाद की विचारधारा फ्रांसीसी विचारधारा है। संभववाद की विचारधारा फ्रांसीसी विचारधारा है। इन्होंने कहा कि मनुष्य प्रकृति का दास नहीं है, मनुष्य जो चाहे वह कर सकता है। मनुष्य प्रकृति का दास नहीं है। प्रकृति यदि कह रही है कि यदि खूब गर्मी पड़ रही है तो प्रकृति यही कह रही है कि आप गर्मी में जियो, लेकिन मनुष्य ने अपनी योग्यता, क्षमता, अपनी बुद्धि और वैज्ञानिक विकास के द्वारा प्रकृति को जीत लिया है और वह जो है गर्मी के दिनों में एसी लगा करके टेम्परेचर को कम करके ठंडी का माहौल ले रहा होता है। इसी तरह से पहले क्या होता था, समुद्र होते थे तो एक देश से दूसरे देश तक जाना मुश्किल होता था, लेकिन मनुष्य ने वायुयान का निर्माण किया और जो है समुद्रों को लांघ करके और बहुत ही कम समय में एक देश से दूसरे देश तक पहुंच जाते हैं। बहुत अधिक दूरी जिनको उस दूरी पर चलना जो है महीनों तक हो जाता था, अब जो है कुछ ही घंटों में उस दूरी को तय कर लेते हैं। जैसे भारत से अमेरिका जाना है या फिर अमेरिका से भारत आना है तो बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। तो मनुष्य संभववाद कहता है सब कुछ संभव है। यहाँ संभववाद के प्रतिपादक हैं। यहाँ पर संभववाद शब्द का प्रयोग 1923 में सर्वप्रथम फैब्रे महोदय ने किया था। उन्होंने कहा सर्वत्र संभावनाएं हैं, मनुष्य इन संभावनाओं का स्वामी होने के नाते इनके प्रयोग का निर्णायक है। कहीं भी असंभावना नहीं है, कहीं भी नियतिवाद नहीं है, सर्वत्र संभावनाएं हैं। मनुष्य इन संभावनाओं का स्वामी होने के नाते इनके प्रयोग का निर्णायक है। तो उन्होंने कहा कि हम प्रकृति के दास नहीं हैं, बल्कि हम प्रकृति को अपने अनुसार चलाएंगे, प्रकृति हमारा पालन करेगी। तो इन दोनों संकल्पनाओं में आप देख रहे हैं ये विवादित संकल्पनाएं हैं। नियतिवाद बोलती है प्रकृति सब कुछ है, मनुष्य कुछ नहीं है, मनुष्य को उसका पालन करना है। ठीक है। नियतिवाद कहती है प्रकृति आदेश देगी, मनुष्य उसका पालन करेगा। ये कहती है मनुष्य प्रकृति का दास है। दूसरी विचारधारा संभववाद की है। वो कहते हैं कि मनुष्य आदेश देगा, प्रकृति उसका पालन करेगी। संभववादी कहते हैं कि हम प्रकृति के दास नहीं हैं, बल्कि प्रकृति को हम दास बनाने का कार्य करेंगे अपने ज्ञान विज्ञान के माध्यम से। इसके बाद अगली विचारधारा जो आती है नवनियतिवाद की विचारधारा है। इस विचारधारा का प्रतिपादन एफ.जी. टेलर महोदय ने किया था। एफ.जी. टेलर महोदय ये तो कनाडा में भी प्रोफेसर थे, ऑस्ट्रेलिया में भी प्रोफेसर थे और संयुक्त राज्य अमेरिका में भी प्रोफेसर रह चुके हैं। तो इनको मुख्य रूप से संयुक्त राज्य अमेरिका का ही प्रोफेसर माना जाता है। तो इन्होंने नवनियतिवाद की विचारधारा दी। इन्होंने कहा भाई देखिए, लड़ाई झगड़ा नहीं करिए, जहाँ पर जरूरी है वहाँ पर प्रकृति को भी मानना चाहिए और जहाँ पर आवश्यक है वहाँ पर मनुष्य को भी प्रकृति का पालन करना चाहिए। मनुष्य वैज्ञानिक अहंकार में, वैज्ञानिक ज्ञान विकास के कारण प्रकृति का बड़े पैमाने पर दोहन किया है, प्रकृति का शोषण किया है। इस कारण से प्रकृति मनुष्य को तरह तरह की आपदाएं देती है, तब मनुष्य प्रकृति के सामने असहाय हो जाता है, कुछ नहीं कर पाता है। तो इसलिए प्रकृति को आप नकार नहीं सकते हैं और न ही मनुष्य की ज्ञान विज्ञान को नकार सकते हैं। प्रकृति और मनुष्य दोनों को महत्व है। जहाँ पर मनुष्य को झुकने की आवश्यकता है वहाँ पर मनुष्य झुके और जहाँ पर प्रकृति को झुकने की आवश्यकता है वहाँ पर मनुष्य अपने ज्ञान विज्ञान के द्वारा प्रकृति को झुकाने का प्रयास करेगा। लेकिन इस तरह की विचारधारा पर्यावरण के हित में नहीं है, संभववादी विचारधारा। और मनुष्य चाहे कितना भी विकास कर ले, कुछ भी कर ले, लेकिन वह पर्यावरण से दूर नहीं जा सकता है। बात करते हैं नवनियतिवादी विचारधारा की। तो नवनियतिवादी विचारधारा का प्रतिपादन एफ.जी. टेलर महोदय ने दिया था। इस विचारधारा को नवनियतिवाद, नवनिश्चयवाद,
वैज्ञानिक निश्चयवाद, और रुको और जाओ नियतिवाद, और इसी को साइंटिफिक डिटर्मिनिज्म और स्टॉप एंड गो डिटर्मिनिज्म के नाम से जाना जाता है। इसके बाद अगले प्रश्न पर चलते हैं। निम्न में से कौन फ्रांसीसी भूगोलवेत्ता नहीं है? तो यहाँ पर रुको और जाओ नियतिवाद को किस नाम से जाना जाता है? तो इसका उत्तर है नवनियतिवाद। इसके बाद अगला है, निम्न में से कौन फ्रांसीसी भूगोलवेत्ता नहीं है? यहाँ पर वाइडल डी लाब्लास फ्रांस के हैं, जीन ब्रून्स फ्रांस के हैं, अल्बर्ट डिमांजिया ये भी फ्रांस के हैं, लेकिन ग्रिफिथ टेलर महोदय ये विद्वान फ्रांस के नहीं हैं। इनको हमने बताया था ये ऑस्ट्रेलिया, कनाडा और अमेरिका तीनों जगह प्रोफेसर रह चुके हैं, लेकिन यह संयुक्त राज्य अमेरिका के विद्वान माने जाते हैं। इसके बाद अगला है एंथ्रोपोजोग्राफी, जिसका मतलब होता है मानव भूगोल। एंथ्रोपोजोग्राफी के लेखक कौन है? ऑप्शन है हंटिंगटन, दूसरा हमबोल्ट, तीसरा है रेडजल और चौथा है कार्ल रिटर। तो इसका उत्तर है, इसका सही उत्तर है रेडजल। रेडजल को मानव भूगोल का पिता कहा जाता है, लेकिन मानव भूगोल के एक और पिता हैं जिनका नाम है वाइडल डी लाब्लास। तो जर्मनी वाले रेडजल को मानव भूगोल का पिता मानते हैं, किंतु फ्रांस वाले वाइडल डी लाब्लास को मानव भूगोल का पिता मानते हैं। लेकिन ऑल ओवर अगर देखा जाए तो रेडजल को ही मानव भूगोल का पिता माना जाना चाहिए। लेकिन अगर प्रश्न पूछता है कि मानव भूगोल के पिता कौन है और ऑप्शन में आपको रेडजल और ब्लास दोनों मिलते हैं, तो आपको रेडजल में टिक करना चाहिए। और यदि अलग अलग प्रश्न में है मानव भूगोल के पिता कौन है और केवल रेडजल ऑप्शन है, तो आपको रेडजल में करना है, और केवल वाइडल डी लाब्लास ऑप्शन में है तो वाइडल डी लाब्लास करना है। लेकिन यदि आपसे प्रश्न पूछ लेता है मानव भूगोल के पिता कौन है, रेडजल ऑप्शन में नहीं है और वाइडल डी लाब्लास दिया हुआ है, तो आपको ब्लास में टिक करना चाहिए। या फिर ऐसे भी पूछ सकता है निम्न में से कौन फ्रांस में मानव भूगोल के जनक कहे जाते हैं, तो इसका भी उत्तर है वाइडल डी लाब्लास। तो एंथ्रोपोजोग्राफी के लेखक कौन है? रेडजल। अब इनकी भी एक एक बुक देख लीजिए। हंटिंगटन ने पल्स ऑफ एशिया लिखा था, इनकी हंटिंगटन की बुक है पल्स ऑफ एशिया। हमबोल्ट की बुक है कास्मास। रेडजल की आपने देखा ही है एंथ्रोपोजोग्राफी। और रिटर की बुक है, ये जर्मनी के विद्वान थे, इनकी बुक है अर्डकुंडे। क्या है? अर्डकुंडे। इसके बाद अगला प्रश्न है, निम्न में से, हाँ तो यहाँ पर आप एंथ्रोपोजोग्राफी के जो लेखक हैं ये हैं रेडजल। इसके बाद अगला प्रश्न है, निम्न में से किस विचारधारा के समर्थक वाइडल डी लाब्लास हैं? हमने पहले ही बताया था वाइडल डी लाब्लास संभववाद विचारधारा को इन्होंने ऊंचाइयों पर पहुंचाया है। लेकिन यदि आपसे प्रश्न पूछे कि संभववाद की विचारधारा सर्वप्रथम किसने दिया था या फिर संभववाद शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था, तो संभववाद शब्द यदि पूछता है तो इसका आंसर है फेवरे महोदय। क्या है? फेवरे महोदय। फेवरे फ्रांस के थे। इन्होंने 1923 में संभववाद शब्द का प्रयोग किया था। इन्होंने कहा कि कहीं भी असंभावनाएं नहीं है, सर्वत्र संभावनाएं हैं। मनुष्य इन संभावनाओं के स्वामी होने के नाते इनकी प्रयोग का निर्णायक है। इसके बाद अगले विद्वान आते हैं फ्रांस में वाइडल डी लाब्लास। इन्होंने संभववाद की विचारधारा को ऊंचाइयों पर पहुंचाया और इनको संभववादी विचारधारा का पिता कहा जाता है। इसके बाद अगला है, निम्न में से किस महाद्वीप में जनसंख्या की वृद्धि सर्वाधिक है? ऑप्शन है एशिया, अफ्रीका, यूरोप और उत्तरी अमेरिका। तो इसका सही उत्तर है यहाँ पर एशिया, अफ्रीका, यूरोप और उत्तरी अमेरिका। इनमें से सही उत्तर है अफ्रीका महाद्वीप, क्योंकि अफ्रीका महाद्वीप की जनसंख्या बहुत ही तेजी से बढ़ रही है। इसके बाद अगला है, निम्न में से कौन सा विरल जनसंख्या वाला क्षेत्र नहीं है? ऑप्शन सहारा, भूमध्यरेखीय प्रदेश, ध्रुवीय प्रदेश और पूर्वी एशिया। तो यहाँ पर पूछा है विरल जनसंख्या वाला प्रदेश वाला क्षेत्र नहीं है, मतलब जनसंख्या जहाँ पर सघन हो।
तो ये जो पूर्वी एशिया है, पूर्वी एशिया की अगर बात करें हम, तो पूर्वी एशिया सघन जनसंख्या वाला क्षेत्र है, जबकि सहारा मरुस्थल है, यहाँ पर भी जनसंख्या कम रहती है। भूमध्यरेखीय प्रदेश उच्च तापमान एवं उच्च वर्षा के कारण अनेक बीमारियों के कारण यहाँ पर भी जनसंख्या पाई जाती है, और ध्रुवीय प्रदेशों में बर्फ पड़ी रहती है, इस कारण से जनसंख्या विरल पाई जाती है। लेकिन पूर्वी अफ्रीका में इस जापान, चीन जैसे देश आते हैं, कोरिया वगैरह, तो यहाँ पर जनसंख्या बहुत ज़्यादा मात्रा में पाई जाती है। इसके बाद निम्न में से कौन सा एक कारक नहीं है? प्रतिकर्ष कारक। यहाँ पर दिया हुआ है पुश फैक्टर। यहाँ पर प्रतिकर्ष कारक मतलब पुश फैक्टर। किसी क्षेत्र में जनसंख्या के बसाव के लिए दो तरह के फैक्टर कार्य करते हैं, एक पुल फैक्टर और दूसरा होता है पुश फैक्टर। यहाँ पर आप इसको समझने का प्रयास करेंगे। यहाँ पर ये समझिए, बीच का जो एरिया है यहाँ पर हमने बनाया है, इसको आप सिटी समझिए, सिटी, और इधर जो क्षेत्र है इसको विलेज समझिए, गांव समझिए, इसको ग्रामीण क्षेत्र है यहाँ पर। तो ग्रामीण क्षेत्र में क्या होता है? बेरोजगारी होती है, अशिक्षा होती है, स्वास्थ्य सुविधाओं की कमी होती है, महामारियाँ होती हैं। तो ग्रामीण क्षेत्र जो होते हैं वो प्रतिकर्ष कारक के रूप में कार्य करते हैं। बेरोजगारी, स्वास्थ्य एवं शिक्षा की सुविधाएं ना होना, रोजगार ना होना, ये गांव से जनसंख्या को शहर की ओर जो है भेजते हैं। यहाँ इस गांव में सारी चीज़ें नहीं होती, तो ग्रामीण क्षेत्र से जनसंख्या शहर की ओर आती है। क्योंकि शहर क्षेत्र में आकर्षक कारक होते हैं, वहाँ पर शिक्षा है, स्वास्थ्य है तथा रोजगार की भी सुविधाएं होती हैं। इसलिए जो है शहरी क्षेत्रों में जनसंख्या ग्रामीण क्षेत्रों से आकर के बसती है। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं एक प्रतिकर्ष कारक नहीं है। जल भराव, यहाँ पर ये जनसंख्या को बाहर भेजता है, वहाँ पर जनसंख्या नहीं रुकना चाहती। इसी तरह से बेरोजगारी जहाँ पर होगी वहाँ पर भी जनसंख्या नहीं रुकेगी, वो प्रतिकर्ष कारक के रूप में कार्य करेगा। इसके बाद महामारियाँ, जहाँ पर बीमारी होगी वहाँ पर भी जनसंख्या नहीं रुकेगी। तो ये जलाभाव, जहाँ जल का अभाव है, पानी की कमी है, तो जलाभाव, बेरोजगारी और महामारियाँ ये जनता को या फिर जनसंख्या को वहाँ से प्रतिकर्ष कारक के रूप में, मतलब वहाँ पर न रहो या फिर कहीं बाहर जाकर के बस जाओ, ये पुश फैक्टर के रूप में कार्य करते हैं। लेकिन चिकित्सा सुविधाएं, शिक्षा, रोजगार आदि की जो सुविधाएं होती हैं, ये पुल फैक्टर के रूप में कार्य करते हैं, जो शहरी क्षेत्रों में होता है। तो यहाँ पर आप देखेंगे, आप समझ गए होंगे पुल फैक्टर और पुश फैक्टर। पुल फैक्टर जो किसी क्षेत्र पर जनसंख्या के बसाव को आकर्षित करें और वहाँ पर ऐसी मूलभूत सुविधाएं हों जिससे जनसंख्या वहाँ पर आकर के आकर्षित हो। और दूसरा है पुश फैक्टर है, जिनके कारण जनसंख्या वहाँ से हट करके दूसरी जगह पर से, जैसे एक शहर है, प्रयागराज की बात करें तो एक प्रयागराज मुख्य शहर है और उसके आसपास जो भी ग्रामीण क्षेत्र है, ग्रामीण क्षेत्रों की जनसंख्या आकर के प्रयागराज में बसना चाह रही है, क्योंकि ग्रामीण क्षेत्रों में बेरोजगारी भी है, पानी की समस्या भी है, स्वास्थ्य की भी समस्या है, चिकित्सा की भी समस्या है। तो ये सारी जो समस्याएं हैं ये ग्रामीण क्षेत्रों से पुश फैक्टर के रूप में कार्य करती हैं। और शहरी क्षेत्रों में शिक्षा भी है, स्वास्थ्य भी है, रोजगार भी है। तो शहरी क्षेत्र जो होते हैं जनसंख्या के आकर्षण का बिंदु होते हैं, ये मैग्नेट के रूप में कार्य करते हैं, चुंबकत्व के रूप में कार्य करते हैं। चारों तरफ से जनसंख्या आकर के यहाँ पर बसती है। तो यहाँ पर जो शैक्षणिक सुविधाएं हैं, चिकित्सा एवं शैक्षणिक सुविधाएं, ये पुल फैक्टर हैं, ना कि पुश फैक्टर। इसके बाद अगला है भील जनजातियों द्वारा गोल गधेरा उत्सव कब मनाया जाता है? तो भील जनजाति द्वारा गोल गधेरा उत्सव जो है होली के एक आध हफ्ते पहले ही मनाया जाता है। तो इसका सही उत्तर है होली। ऑप्शन में दिवाली, दशहरा कोई नहीं दिया हुआ है, लेकिन इसका उत्तर होली सही है। इसके बाद है निम्न में से कौन सी संख्या जनसंख्या के कार्यशील आयु वर्ग का प्रतिनिधित्व करती है? तो कार्यशील जनसंख्या की यदि बात करें तो 15 वर्ष लेकर के 59 वर्ष तक ये जो जनसंख्या होती है
कार्यशील जनसंख्या होती है, उत्पादन कार्यों में लगी होती है, और 15 वर्ष से जो कम आयु के बच्चे होते हैं इनके द्वारा कोई उत्पादन कार्य नहीं होता है, इन पर खर्च होता है। जो 0 से 15 वर्ष तक की आयु के बच्चे होते हैं ये उत्पादन कार्य में भाग नहीं लेते, पढ़ाने लिखाने में खर्च होता है। और दूसरे इसके बाद जो है 15 वर्ष से लेकर के 59 या फिर 60 वर्ष तक की जो जनसंख्या होती है ये उत्पादक जनसंख्या है, क्योंकि यह उत्पादन के कार्यों में लगी रहती है। इसके बाद 59 या फिर 60 साल के बाद जो है बूढ़े लोग आते हैं, वृद्ध लोग आते हैं, इनको भी उत्पादक नहीं माना जाता है, क्योंकि यह उत्पादन कार्य में भाग नहीं लेते, इनके पीछे खर्च होता है। तो इस प्रकार से इस प्रश्न का सही उत्तर है यहाँ पर 15 से 59। चौथा नंबर सही है ऑप्शन में यहाँ पर 15 से 65 वर्ष, 15 से 66 वर्ष, 15 से 64 वर्ष, लेकिन यहाँ पर 15 से 59 वर्ष सही है, क्योंकि 60 प्लस के बाद जो है ओल्ड एज शुरू हो जाती है, इसलिए आपको चौथे को जो है टिक करना है। इसके बाद अगला है निम्न में से कौन सी एक आर्थिक क्रिया ग्रामीण बस्तियों की मुख्य आर्थिक क्रिया है। तो ग्रामीण जो बस्तियां होती हैं वहां पर मुख्य रूप से कृषि पशुपालन आखेट जैसी क्रियाएं ग्रामीण क्षेत्रों में की जाती हैं। तो ये जो है इसमें से प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक और चतुर्थक दिया हुआ है। तो प्राथमिक क्रिया जो है ग्रामीण क्षेत्रों में संपन्न की जाती हैं और द्वितीयक, तृतीयक और चतुर्थक क्रियाएं मुख्य रूप से शहरी क्षेत्रों में होती हैं। इसके बाद कर्तन एवं दहन कृषि का दूसरा नाम क्या है। ये एक ऐसा प्रश्न है जो चतुर्थ सेमेस्टर के प्रश्न पत्र में भी पूछा गया था और यहाँ पर भी पूछा गया है। इस प्रश्न पत्र के लगभग 10 प्रश्न ऐसे हैं जो चतुर्थ सेमेस्टर की परीक्षा में प्रश्न पूछे गए थे। तो दहन हमने बताया था आपको कि स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर स्थानांतरणशील कृषि को कहा जाता है और इसको झूमिंग कृषि भी कहा जाता है। कौन सी कृषि कहा जाता है? झूमिंग कृषि। इसको स्लैश एवं बर्न एग्रीकल्चर कहा जाता है। आइए थोड़ा सा झूमिंग कृषि के बारे में जान लेते हैं। झूमिंग कृषि में क्या होता है छात्रों, यहाँ पर आदिम अवस्था की एक कृषि है। यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर जैसे हमने 3 खेत बनाए हैं तो एक ऐसा जगह जहाँ पर घने जंगल पाए जाते हैं और ये लोग क्या करते हैं, इन जंगलों पर क्या करते हैं, आग लगा देते हैं। क्या करते हैं? आग लगा देते हैं। यहाँ पर आग लगाने के बाद क्या होता है, जितने भी जंगल होते हैं, पेड़ पौधे होते हैं, सब जल जाते हैं और जली हुई राख के द्वारा यह क्षेत्र काफ़ी उत्पादक हो जाता है। फिर हाथ से बने यंत्रों के द्वारा इसकी जुताई करते हैं और प्राकृतिक अवस्था में यहाँ पर बीज भी डालते हैं, किंतु यहाँ पर खाद एवं पानी जैसी व्यवस्था नहीं हो पाती है। तो ये लगभग ये 3 साल तक या फिर 4 साल तक ये यहाँ पर खेती करते हैं। लेकिन 3 साल तक जब ये खेती करते हैं तो प्राकृतिक अवस्था में जो जंगलों को इन्होंने जलाया था, तो जो खाद के रूप में प्रयोग हो रहा था, अब यहाँ की उत्पादकता कम हो जाती है। तो 3 साल खेती करने के बाद ये लोग क्या करते हैं, ये वाला खेत हो गया है। 3 साल खेती करने के बाद अब ये जो है इस भूमि को छोड़ करके चले जाते हैं और दूसरा खेत बना लेते हैं। तब अब क्या है, 3 साल इन्होंने यहाँ पर खेती किया, अब ये लोग इस बार यहाँ पर खेती करेंगे। तो पहले यहाँ के पेड़ पौधों को जला देंगे और फिर हाथ से बने यंत्रों के द्वारा जुताई करेंगे, बुआई करेंगे और यहाँ पर 2 से 3 साल तक फसलों का उत्पादन लेंगे। मान लीजिए 3 साल तक इन्होंने लिया। इसके बाद प्राकृतिक उत्पादकता खत्म हो जाती है। इसके बाद ये इस खेत को भी छोड़ देते हैं और फिर जो है अगले खेत में चले जाते हैं। तो यहाँ पर भी इसी प्रक्रिया के द्वारा जो है यहाँ पर उत्पादन कार्य करते हैं। अब आप यहाँ देख रहे हैं कि ये जो पहले नंबर का खेत है, दूसरा है और तीसरा, पहले नंबर से दूसरे नंबर के खेत में 3 साल खेती करके आए थे, तो यहाँ पर 6 साल का अंतर हो गया। अब 6 साल जब यहाँ आए हो जाएंगे तो इसकी भी उत्पादकता कम हो जाएगी। तब ये लोग क्या करेंगे, फिर अपने पुरानी जगह पर लौट आएंगे, फिर से यहाँ के जंगलों को, फिर 6 साल में यहाँ पर घने वन हो गए होंगे, फिर इनको जला करके फिर खेती यहाँ पर करी जाएगी। और इस तरह से यहाँ पर खेती स्थानांतरणशील कहा जाता है, क्योंकि एक खेत पर यह परमानेंट खेती नहीं करते। जैसे हमारे यहाँ क्या होता है कि एक खेत होता है, पीढ़ी दर पीढ़ी वहाँ पर खेती होती रहती है, यहाँ पर ऐसा नहीं होता। इसलिए इस खेती को स्थानांतरणशील खेती कहा जाता है।
इसको बर्न एग्रीकल्चर जला करके यहाँ पर खेती की जाती है और इसी को विभिन्न देशों में अलग अलग नामों से जाना जाता है। जैसे इंडोनेशिया में इसको लदांग कहते हैं, भारत में इसको झूमिंग कृषि कहते हैं, मध्य प्रदेश में इसको दहिया कहते हैं और श्रीलंका में इसको चेन्या कहते हैं, म्यांमार में इसको तुंग्या कहते हैं, ब्राज़ील में इसको रोका कहते हैं। इस प्रकार से ये है आपका झूमिंग कृषि। इसके बाद बुशमैन जनजाति का मुख्य निवास स्थान है। इसका यहाँ पर ऑप्शन है अटाकामा मरुस्थल, कालाहारी मरुस्थल, गोबी मरुस्थल और थार का मरुस्थल। तो इसका उत्तर है कालाहारी का मरुस्थल। बुशमैन जनजाति कालाहारी के मरुस्थल में निवास करती है। इसके बाद किर्गिज जनजाति किस प्रजाति की है? मंगोलॉयड, निग्रोइड, निग्रिटो, काकेसाइड और नार्डिक। तो इसका सही उत्तर है किर्गिज जनजाति मध्य एशिया की जनजाति है, मंगोलॉयड प्रजाति की यह वंशज है किर्गिज जनजाति, जिसका अर्थ होता है 40 पुत्रियां। ये भी प्रश्न पूछ लेता है किस जनजाति का अर्थ होता है 40 पुत्रियां, तो इसका उत्तर है किर्गिज जनजाति का अर्थ होता है 40 पुत्रियां। बाकी सारी चीज़ें हमने क्लास में आपको बहुत ही डिटेल में बताया था। इसके बाद अगला है विश्व की पहली मिलियन सिटी कौन सी है? तो विश्व की पहली मिलियन सिटी लंदन है। कौन सी है? लंदन है। लंदन की आबादी सर्वप्रथम जो है 10 लाख हुई थी। इसके बाद अगला प्रश्न है ऋतु प्रवास क्या है? ऋतु प्रवास क्या है? ऑप्शन है अंतर्राष्ट्रीय प्रवास, अंतर्राष्ट्रीय प्रवास, दूसरा है पशुपालकों का प्रवास, तीसरा है ग्रामीणों का प्रवास और चौथा है पशुपालकों का अपने पशुओं के साथ ऋतुवत गमनागमन। तो इसका सही उत्तर है पशुपालकों का अपने पशुओं के साथ ऋतुवत गमन आगमन। इसमें मित्रों क्या होता है, पर्वतीय क्षेत्रों में क्या होता है, पर्वतीय क्षेत्रों में जैसे जम्मू कश्मीर की बात करें, हिमाचल प्रदेश की बात करें, तो यहाँ पर ऊंचे पर्वतीय क्षेत्रों में जैसे गद्दी जनजाति रहती है जम्मू कश्मीर एवं हिमाचल प्रदेश में। तो जब ठंडी आती है, मतलब पर्वत चोटियों में बर्फ पड़ जाती है, पर्वत चोटियों में बर्फ पड़ी जाती है, तो ये अपने जानवर लेकर के पर्वतीय क्षेत्रों के ऊंचे भागों से नीचे घाटियों की तरफ चले जाते हैं। किंतु जब ऊपरी भागों की चोटियों की बर्फ पिघल जाती है, तब ये जो है नीचे से ऊपर पर्वत चोटियों की ओर, धरातल से पर्वत घाटियों से पर्वत चोटियों की ओर चले जाते हैं अपने भेड़ों को लेकर के। तो पशुपालकों का अपने पशुओं के साथ ऋतुवत गमनागमन को ही ऋतु प्रवास या फिर कहा जाता है। तो यहाँ पर मुख्य रूप से हमको ये बताना है कि जम्मू कश्मीर और हिमाचल प्रदेश में गद्दी जनजाति पाई जाती है, थारू भी जनजाति उत्तराखंड के ऊपरी भागों में पाई जाती है। तो यहाँ पर क्या होता है कि पर्वतीय भागों में पहले क्या कहते हैं, ये जो है घाटियों में क्या करते हैं, जब ठंडी के समय होता है तो ये लोग घाटियों में अपनी भेड़ एवं पशुओं को लेकर के रहते हैं और यहीं पर अपने पशुओं को भी चराते हैं और रहते भी हैं। इसके बाद क्या होता है, जब ऊंचे क्षेत्रों की चोटियों की बर्फ पिघल जाती है तो अपने भेड़ एवं अन्य पशुओं को लेकर के यह पर्वत चोटियों की तरफ चले जाते हैं। इसके बाद जब पर्वत चोटियों में बर्फ पिघल जाती है तो फिर घाटियों में आ जाते हैं। ठंडी के दिनों में घाटियों में आ जाते हैं, गर्मी के दिनों में चोटियों में चले जाते हैं। इस प्रकार से इनका पशुओं के साथ आवागमन होता रहता है। इसको हम ऋतु प्रवास कहते हैं। सीमांग जनजाति किस प्रजाति की है? तो सीमांग जनजाति काली प्रजाति है, तो यह निग्रिटो प्रजाति की है। किसकी है? निग्रिटो प्रजाति की है। मंगोलॉयड पीली प्रजाति है, काकेसाइड श्वेत प्रजाति है और नार्डिक लोग यूरोप में पाए जाते हैं। इस कारण से इसका सही उत्तर है निग्रिटो। इसके बाद अगला है एस्किमो का मुख्य व्यवसाय क्या है? एस्किमो जनजाति का मुख्य व्यवसाय आखेट है। आखेट के द्वारा ही अपना जीवन यापन करते हैं। ये लोग जो है रेंडियर की सहायता से, और इनके पास कुछ कुत्ते भी होते हैं, उनकी सहायता से शिकार करते हैं,
मछलियों का, सील एवं वालरस जैसी मछलियों का लोग शिकार करते हैं और इनका मुख्य व्यवसाय आखेट है। इसके बाद निम्न में से किस महाद्वीप की जनसंख्या घनत्व सर्वाधिक है? तो इसमें क्या है, अब इसमें एशिया महाद्वीप का जनसंख्या घनत्व सर्वाधिक है। यहाँ पर सर्वाधिक जनघनत्व लगभग 140 के आसपास पाया जाता है। इसके बाद है वातावरण निश्चयवाद अवधारणा के प्रवर्तक कौन है? हैटनर, ग्रेडमैन, रेडजेल और ड्रेस्थोपेन। तो वातावरण निश्चयवाद, जिसको नवनियतिवाद कहा जाता है, इसके समर्थक जो है रेडजेल महोदय हैं। तो इसका सही उत्तर है एफ रेडजेल, फ्रेडरिक रेडजेल। इसके बाद अगला आता है, कुवियर ने त्वचा के रंग के आधार पर मानव प्रजाति को कितने भागों में बांटा था? कुवियर ने रंग के आधार पर मानव प्रजाति को 3 भागों में बांटा था। काकेसाइड, इन्होंने क्या बताया था? काकेसाइड, फिर है मंगोलाइड और है निग्रोइड। तो काकेसाइड यूरोपीय जनजाति है, प्रजाति है। यूरोप के लोग काकेसाइड प्रजाति के अंतर्गत आते हैं। इनकी लंबाई अच्छी होती है, बाल भी सीधे होते हैं। मंगोलाइड ये पीली प्रजाति, जैसे नेपाली लोग होते हैं, चीन के लोग होते हैं, मंगोलिया के लोग होते हैं, मंगोलाइड हैं। इसी में उत्तरी कोरिया के भी, दक्षिणी कोरिया के लोग, जापान के लोग भी मंगोलाइड में आते हैं। और इसके बाद निग्रोइड जो काली प्रजाति होते हैं, सीमांग सकाई, तो इस तरह के लोग जो है निग्रोइड प्रजाति में आते हैं। तो कुवियर ने त्वचा के रंग के आधार पर 3 भागों में प्रजातियों को बांटा था। इसके बाद भारतीय जनजातियां अधिकतर कहाँ निवास करती हैं? शहरों में, गलत है। मैदानों में, गलत है। मरुस्थलों में, गलत है। इसका सही उत्तर है वन एवं पहाड़ियों में। इसके बाद है निम्न में से किस अभिलक्षण को मानव प्रजातियों के वर्गीकरण हेतु प्रयोग नहीं किया जाता? पहला ऑप्शन है आंखें प्रयोग किया जाता है। कान, इसको भी कान का प्रयोग नहीं किया जाता। नाक का और बाल का प्रयोग किया जाता है प्रजातियों के वर्गीकरण में। तो इसका सही उत्तर है कान। सही उत्तर है इसका कान। इसके बाद अगला है, प्रवास कटिबंध सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? तो प्रवास ये प्रजातियों की उत्पत्ति से संबंधित सिद्धांत है। इसको स्ट्रेटा जोन थ्योरी भी कहा जाता है। इसका प्रतिपादन ग्रिफिथ टेलर महोदय ने किया था। इसका सही उत्तर है। इसके बाद अगला है, कॉनरवेशन शब्दावली का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? ऑप्शन है जीन गॉटमैन, गलत। लेविस मम्फोर्ड, गलत। जीन गॉटमैन ने मेगापोलिस शब्द का प्रयोग किया था। पैट्रिक गेडिस इसमें सही है और वर्ले ग्रिफिन भी गलत है। तो इसका उत्तर है पैट्रिक गेडिस ने कॉनरवेशन शब्दावली का प्रयोग किया था। निम्न में से किस प्रदेश में प्रलेखित प्राचीनतम नगरीय बस्ती रही है? तो इसका उत्तर मेसोपोटामिया होना चाहिए। इसके बाद अगला है, संघन अधिवास पाया जाता है। संघन अधिवास कहाँ पाया जाता है? मरुस्थल में नहीं पाया जाता, पर्वत में नहीं पाया जाता, सागर तट में नहीं पाया जाता, बल्कि जलोढ़ मैदानों में संघन अधिवास पाए जाते हैं। इसके बाद निम्नलिखित देशों में से किसमें एक परंपरागत अधिवास कामपुंग के नाम से जाना जाता है? तो ये जो कामपुंग अधिवास है, जापान में नहीं पाए जाते हैं, थाईलैंड में नहीं पाए जाते, भारत में नहीं पाए जाते, किंतु मलेशिया में पाए जाते हैं। इंडोनेशिया, मलेशिया और थोड़ा बहुत थाईलैंड में भी पाए जाते हैं, लेकिन इसका उत्तर मलेशिया सही है। अगर मलेशिया ऑप्शन में ना होता तो आप इंडोनेशिया में भी कर सकते थे, क्योंकि कामपुंग अधिवास वहाँ पर भी पाए जाते हैं। लेकिन ये जो कामपुंग है, ये मलेशिया का शब्द है, तो इसलिए जो है इसका उत्तर मलेशिया सही है और इस प्रकार के अधिवास वहाँ पर पाए जाते हैं। निम्न में से किस देश में जनसंख्या घनत्व सर्वाधिक है? तो दिए गए ऑप्शन के यदि देखें तो बांग्लादेश, पाकिस्तान, श्रीलंका और भारत, इन तीनों की अगर भारत में तो 382
है, लेकिन अगर तीनों को देखा जाए तो बांग्लादेश का जनघनत्व तो सर्वाधिक है, यहाँ पर 1100 से भी ज़्यादा है। इसके बाद पल्स ऑफ एशिया, एशिया का निस्पंदन, ये बुक जो है कार्ल रिटर नहीं लिखा, हंटिंगटन नहीं लिखा, रेडजल ने नहीं लिखा, सॉरी इसका उत्तर है हंटिंगटन महोदय। इन्होंने पल्स ऑफ एशिया, एशिया का निस्पंदन लिखा था। कार्ल रिटर ने अर्धकुंडे लिखा था, रेडजल ने एंथ्रोपोजोग्राफी लिखा था, हमबोल्ट ने कासमास लिखा था। इसके बाद है मानव भूगोल की निम्नलिखित विचारधाराओं में कौन सी जर्मन स्कूल से संबंधित है। पहला पर्यावरण, यहाँ पर ऑप्शन है पर्यावरण निश्चयवाद, संभववाद, नवनिश्चयवाद और उपरोक्त सभी। तो यहाँ पर जो पर्यावरण निश्चयवाद है ये सही है, क्योंकि ये जो पर्यावरण निश्चयवाद की विचारधारा है यह जर्मनी की विचारधारा है, रेडजल महोदय ने दिया था। संभववाद फ्रांस की विचारधारा, नवनिश्चयवाद अमेरिका की। इस प्रकार से यहाँ पर पहला सही है पर्यावरण निश्चयवाद, जर्मन विचारधारा है। इसके बाद पिग्मी निवासी हैं। पिग्मी तो अफ्रीका के कांगो बेसिन के निवासी हैं, और यहाँ पर कांगो बेसिन ऑप्शन में नहीं है। अमेजन बेसिन गलत है, पराना भी गलत है, गंगा बेसिन भी गलत है। तो इसमें से चौथा ऑप्शन सही है, इनमें से कोई नहीं। तो पिग्मी कहाँ निवास करते हैं? अफ्रीका के कांगो नदी के बेसिन में। इनको कांगो के पिग्मी भी कहा जाता है। अब बात करते हैं ब्रेन ड्रेन क्या है। ब्रेन ड्रेन कहाँ की समस्या है? विकसित देशों की, विकासशील देशों की, अविकसित देशों की, इनमें से कोई नहीं। भारत जैसे विकासशील देश है, और विकासशील देशों के जो नागरिक हैं, पढ़े लिखे लोग हैं, और जिस हिसाब से वो योग्यता रखते हैं, जितना पैसा उनको मिलना चाहिए था, तो उस हिसाब से पैसा नहीं मिल पाता है, जबकि विदेशों में उससे कई गुना ज़्यादा पैसा मिल जाता है। तो भारत के जो इंजीनियर हैं, डॉक्टर हैं, या फिर अन्य व्यवसायों से जुड़े हुए लोग हैं, वो विदेश चले जाते हैं और वहाँ की आर्थिक क्रियाओं में सहयोग करते हैं, जबकि उनको भारत में रह करके ही उत्पादन कार्य में भाग लेना चाहिए था, किंतु ऐसा नहीं हो पाता है। इसको ब्रेन ड्रेन की प्रॉब्लम कहा जाता है। यह विकसित देशों, विकासशील देशों की समस्या है। विकासशील देशों के जो पढ़े लिखे लोग हैं, जो नागरिक हैं, डॉक्टर हैं, इंजीनियर हैं और रिसर्चर हैं, अच्छा पैसा, अच्छी सैलरी ना मिल पाने के कारण, अच्छी सुविधाओं के ना मिल पाने के कारण विकसित देशों में चले जाते हैं। तो हमारा जो ब्रेन है वो क्या होता है, उसका ड्रेन हो जा रहा है, स्थानांतरित हो जा रहा है। हमारे देश का जो दिमाग है वो जो भारत में यूज होना चाहिए था, भारत के विकास में जो यूज होना चाहिए था, वो अमेरिका, ब्रिटेन और फ्रांस में चले जाते हैं। आज की अगर बात करें दुनिया की जो भी विकसित देश हैं, यहाँ इन देशों को विकसित बनाने में भारत के नागरिकों का महत्वपूर्ण योगदान रहा है। और इसके बाद अगला है जनाधिक्य की समस्या का समाधान हो सकता है। अगर संसाधनों की अपेक्षा जनसंख्या अधिक हो जाती है तो ऐसी स्थिति को जनाधिक्य कहा जाता है। लेकिन अगर कृषि की व्यवस्था में सुधार कर लिया जाए, औद्योगिक विकास कर दिया जाए, परिवार नियोजन से जनसंख्या को कम कर लिया जाए, तो जनाधिक्य यानी ओवर पॉपुलेशन से समाधान, ओवर पॉपुलेशन की समस्या का समाधान हो सकता है। तो इसका सही उत्तर है उपरोक्त सभी के द्वारा। इसके बाद है उत्तरी अमेरिका के मूल निवासी किस प्रजाति के हैं। तो उत्तरी अमेरिका के मूल निवासियों की अगर बात की जाए तो उत्तरी अमेरिका के मूल निवासी को रेड इंडियन कहा जाता है, और रेड इंडियन मंगोलाइड प्रजाति के वंशज हैं। तो यहाँ पर काकेसाइड, निग्रोइड, मंगोलाइड और ऑस्ट्रिक दिया हुआ है। यहाँ उत्तर सही है मंगोलाइड। यहाँ पर जो उत्तरी अमेरिका के मूल निवासी हैं इनको रेड इंडियन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? रेड इंडियन। और जो रेड इंडियन लोग हैं ये मंगोलाइड प्रजाति के वंशज, मंगोलाइड प्रजाति के हैं। इसके बाद अगला है निम्न में से कौन सी एक विशेषता स्थानांतरणशील कृषि से संबंधित नहीं है। स्थानांतरणशील कृषि यानी झूमिंग कृषि। झूमिंग कृषि से रिलेटेड कई प्रश्न आ चुके हैं। यहाँ पर आप देख रहे हैं मानवीय श्रम की प्रधानता रहती है, सही है। प्रति हेक्टेयर उत्पादन कम होता है, ये भी सही है। उर्वरकों का प्रयोग नहीं होता, ये भी सही है। लेकिन स्थानांतरण कृषि से संबंधित नहीं है। तो इसका सही उत्तर है यहाँ पर
रसदार फलों की खेती होती है। यहाँ पर रसदार फलों की खेती नहीं होती है। रसदार फलों की खेती जैसे संतरा है, नींबू है। रसदार फलों की खेती भूमध्य सागरीय प्रदेशों की महत्वपूर्ण विशेषता है। इसके बाद लकड़ी काटने का व्यवसाय उष्ण आर्द्र वनों की अपेक्षा शीतोष्ण शंकु वनों में अधिक विकसित है। इसका क्या कारण है? आइए देखते हैं इसका क्या कारण है। पहला है परिवहन सस्ता है, मुलायम लकड़ी के वृक्ष पाए जाते हैं। चौथा है सस्ता श्रम उपलब्ध है। और चौथा है बड़े क्षेत्र में एक ही जाति के वृक्ष पाए जाते हैं। तो आइए इसको देखते हैं। पहले मित्रों, भूमध्य रेखीय प्रदेशों की यदि बात की जाए तो भूमध्य रेखीय प्रदेश में अत्यधिक उच्च तापमान, हाई टेम्परेचर और हाई रेन के कारण, उच्च तापमान एवं उच्च वर्षा के कारण बहुत ही घने वन पाए जाते हैं। और यहाँ पर ये समझिए, अगर 1 हेक्टेयर में भी वन है तो वहाँ पर इतने प्रकार के वन होते हैं। यदि हमको इतनी वनों की प्रजातियाँ एक साथ होती हैं, अगर हमको इतने सारे प्रजातियाँ होती हैं और हमको एक वृक्ष की आवश्यकता है, एक पेड़ की, किसी एक प्रजाति की एक पेड़ की आवश्यकता है, तो इन घने वनों से उस पेड़ को काटना बहुत ही मुश्किल होता है। ठीक है। लेकिन शंकु वनों की यदि बात करें, ठंडे क्षेत्रों के जो शंकु वन होते हैं, 1 हेक्टेयर क्षेत्र की बात करें, वहाँ पर बड़े बड़े क्षेत्र में केवल एक ही टाइप के वृक्ष पाए जाते हैं। पूरे क्षेत्र में एक ही टाइप के वृक्ष पाए जाते हैं। तब क्या है, उनको काटने में सुविधा रहती है, व्यवसायिक दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण होते हैं। तो यहाँ पर जो सबसे सही उत्तर है, बड़े क्षेत्र में एक ही प्रजाति के वृक्ष पाए जाते हैं, इसलिए जो है यहाँ पर सही है। और यहाँ की लकड़ी भी मुलायम होती है, तो ये भी सही हो सकता है, ये भी सही हो सकता है। लेकिन सर्वोत्तम उत्तर की यदि मैं बात करूँ, श्रेष्ठ उत्तर की यदि मैं बात करूँ, तो आपको इसमें ये सही होना चाहिए, यही सही है। इसके बाद अगला है, सड़कों के किनारे स्थित बस्ती का प्रतिरूप क्या होगा? अब ये समझिए, आप ये मान लीजिए ये कोई सड़क है और सड़क के दोनों तरफ जो बस्तियां होती हैं, लोग घर बना लेते हैं, सड़क के दोनों तरफ घर बना लेते हैं। इसको हम लीनियर पोजीशन में कहेंगे, रेखीय प्रतिरूप कहेंगे, क्योंकि रेखा के दोनों तरफ, रोड के दोनों तरफ जो बस्ती का प्रतिरूप होता है, इसको हम रेखीय प्रतिरूप कहेंगे। ना तो तारा प्रतिरूप कहेंगे, ना अरीय प्रतिरूप कहेंगे, और ना ही वृत्ताकार प्रतिरूप कहेंगे। ये रेखीय प्रतिरूप है। लेकिन यदि किसी किले के चारों तरफ अगर कोई प्रतिरूप बस्तियां बस जाती हैं, तो इसको हम वृत्ताकार प्रतिरूप कहेंगे। क्या कहेंगे? वृत्ताकार प्रतिरूप। इसी तरह से यदि किसी झील के, मान लीजिए किसी झील या तालाब के चारों तरफ अगर बस्ती बस जाती है, तो ऐसे प्रतिरूप को हम क्या कहेंगे? खोखला प्रतिरूप। क्या कहेंगे? खोखला प्रतिरूप, क्योंकि यहाँ पर आबादी नहीं होती है। इसके बाद यहाँ इसका रेखीय प्रतिरूप हो गया। इसके बाद अगला प्रश्न है, कौन सा क्षेत्र जनसंख्या के वितरण के अनुसार जनशून्य है? पहला ऑप्शन है ब्राजील, यहाँ पर जनसंख्या है। भारत में तो जनसंख्या बहुत ज़्यादा मात्रा में, इसी तरह से जापान में भी है, लेकिन अंटार्कटिका महाद्वीप में बर्फ पड़ी रहने के कारण ये जनशून्य है। यहाँ पर जनसंख्या की अधिवास हेतु या निवास हेतु यहाँ की परिस्थितियाँ अनुकूल नहीं है। ऑस्ट्रेलिया में जनसंख्या वृद्धि का मुख्य कारण क्या है? औद्योगिकरण, जलवायु, आप्रवास और कृषि कार्य। तो यहाँ पर इसका सही उत्तर है आप्रवास, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया की जो 90% जनसंख्या है, ये विदेश से आए हुए लोग हैं। अगर 7 लोग यहाँ पर रह रहे हैं, तो ये समझो कि हाँ, यहाँ के जो है 90% विदेश से आए हुए लोग हैं। उनमें भी यूरोपीय लोगों की, अंग्रेजों की संख्या ज़्यादा है। इसके बाद अगला है, विश्व की कुल जनसंख्या का आधा से अधिक भाग कहाँ निवास करता है? तो विश्व की जनसंख्या का आधा से अधिक भाग कहाँ निवास करता है? तो इसका आंसर होना चाहिए 20 से 40 डिग्री उत्तरी अक्षांशों के बीच विश्व की अधिकतम जनसंख्या निवास करती है। लेकिन यूरोप की अधिकांश जनसंख्या 40 एवं 60 डिग्री के बीच में निवास करती है। फिर अगला है,
कोई अनिवार्यताएं नहीं है, परंतु प्रत्येक स्थान पर संभावनाएं संभावनाएं। हमने पहले ही बताया था, संभववाद शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम 1923 में फ्रांसीसी विद्वान फैब्रे महोदय ने किया था। उन्होंने कहा कि कहीं भी असंभावनाएं नहीं हैं, सर्वत्र संभावनाएं हैं। मनुष्य इन संभावनाओं का स्वामी होने के कारण इनके प्रयोग का निर्णायक है। इसके बाद इस विचारधारा को वाइडल डी लब्लास ने आगे बढ़ाया। तो जीन ब्रून्स, लुसियन फैब्रे, वाइडल डी लब्लास, कार्ल रिटर, इनमें लुसियन फैब्रे सही है, ये फ्रांस के थे। संभववाद शब्द का प्रयोग इन्होंने ही किया था। चेन्ना कृषि की बात करें तो चेन्ना श्रीलंका में खेती की जाती है। क्या की जाती है? श्रीलंका में जो झूमिंग कृषि होती है इसको चेन्ना कहा जाता है। इसके बाद निम्न में से किसने नवाचार मॉडल दिया था? तो ऑप्शन है ग्रिफिथ टेलर, हैगरस्टैंड, पी हैगेट और ब्राउन। तो इसका सही उत्तर है इनोवेशन डिफ्यूजन मॉडल हैगरस्टैंड महोदय ने दिया था। इसके बाद है भारतीय जनगणना 2011 के अनुसार भारत में महानगरों की संख्या कितनी है? महानगर 10 लाख की आबादी वाले नगरों को महानगर कहते हैं। इनकी संख्या भारत में 53 है 2011 की जनगणना के अनुसार। 2001 की अगर हम बात करें तो 2001 में इनकी संख्या कितनी थी? 35। और 2021 में हर 10 साल के अंतराल पर जनसंख्या होती है। 2021 में जनसंख्या होनी थी जनगणना, किंतु कोरोना महामारी के कारण यहाँ पर जनगणना नहीं हो पाई थी। इसके बाद है निम्न देशों में से उनकी जनसंख्या के संदर्भ में इनको अवरोही क्रम में रखना है। तो यहाँ पर इंडोनेशिया, ब्राज़ील, यूएसए, इंडोनेशिया, ब्राज़ील, यूएसए, इंडोनेशिया, इनमें से कोई नहीं। इसका सबसे सही उत्तर है, इसका उत्तर है यूएसए, इंडोनेशिया और ब्राज़ील। सर्वाधिक जनसंख्या यूएसए में है, फिर इंडोनेशिया में और फिर ब्राज़ील में है। यहाँ पर अवरोही क्रम में दिया है। हाँ, तो ठीक है। इसके बाद अगला है इसके बाद है जब किसी राष्ट्र की जनसंख्या वहाँ के संसाधनों के विकास की तुलना में अधिक होती है तो उसको जनाधिक्य कहते हैं। इसको अभी हमने आपको समझाया था। इसके बाद है किसी जनजाति में मौसमी प्रवास पाया जाता है। किस जनजाति में मौसमी प्रवास पाया जाता है? टोडा, थारू, गोंड और यहाँ पर इसका उत्तर है गद्दी जनजाति। ये हिमाचल प्रदेश एवं जम्मू कश्मीर में निवास करती है। ये जनजाति गर्मी के दिनों में अपने भेड़ बकरियों को लेकर के यह पहाड़ों पर चढ़ जाते हैं, लेकिन पहाड़ों पर जब बर्फ़ पड़ जाती है तब ये अपनी घाटियों की ओर लौट आते हैं। तो इस प्रकार से इनका मौसम के अनुरूप में प्रवास होता रहता है। इसके बाद कौन सी जनजाति है जो दिवाली को शोक का त्यौहार मनाती है? गद्दी, थारू, भील और संथाल। इसका उत्तर है थारू जनजाति। थारू जनजाति दिवाली को शोक के रूप में मनाती है। यह अपने पूर्वजों को याद करती है और उस दिन जो है शोक मनाते हैं। निम्न में से जनजातियों में से कौन सी बहुपति विवाह की प्रथा मानी जाती है? यहाँ पर मुंडा, संथाल, टोडा कोई नहीं। टोडा जनजाति तमिलनाडु की नीलगिरी पहाड़ियों पर निवास करती है। यहाँ पर जो है बहुपति विवाह की प्रथा पाई जाती है। मतलब यदि मान लीजिए 5 भाई हैं, 5 भाई में बड़े भाई का विवाह हो जाता है, सबसे बड़े जो 1 नंबर वाला है उसका विवाह हो जाता है, तो उसकी जो पत्नी होती है वो 2, 3, 4 और 5 ये इन जो नंबर के भाई हैं इनकी सबकी पत्नी मान ली जाती है। बड़े भाई का विवाह होगा और सभी की वो पत्नी मान ली जाएगी। अब इसके बाद इन लोगों के पास समस्या ये होती है कि अब ये कैसे तय करें कि जो इस महिला से उत्पन्न होने वाली संतान होगी वो किसकी मानी जाएगी। तो इनमें एक धनुष बाण प्रतिस्पर्धा का आयोजन होता है। क्या होता है? धनुष बाण प्रतिस्पर्धा का आयोजन होता है। तो जब बच्चा माँ के पेट में पल रहा होता है तो
तो उस टाइम उस महिला को, यानी कि पत्नी को, जो सभी की पत्नी है, जो एक धनुष और बाण लेकर के उसको दे देता है, तो उसको जो है उसका वो पुत्र मान लिया जाता है। इसके बाद अगला है टोडा जनजाति की एक और महत्वपूर्ण विशेषता है। ये जनजाति भैंस पालन का कार्य करती है। किसका करती है? भैंस पालन का। भैंस पालन और भैंस ही इनके जीवन का आधार है। और जहाँ पर भैंस रखती हैं, जहाँ पर भैंस बंधी हुई होती हैं, उसको ये लोग बहुत पवित्र मानते हैं। क्या मानते हैं? पवित्र मानते हैं। अब इसे समझिए, जिस प्रकार से हमारे लिए कि मंदिर सबसे पवित्र होता है, तो इनके लिए जहाँ पर इनकी भैंसें बंधी रहती हैं वो सबसे पवित्र होता है। इनके लिए भैंस जो है जो भैंस किसी देवी देवता से कम नहीं है, और जहाँ पर भैंस बांधी रहती है वो किसी मंदिर से पवित्र कम नहीं है। तो इस प्रकार से ये एक अनोखी यहाँ की संस्कृति है। इसके बाद निम्नलिखित युग्मों में से किसका सुमेल नहीं है? जैसे यहाँ पर भील राजस्थान में रहती है। भील जनजाति कहाँ रहती है? राजस्थान में। संथाल झारखंड में, टोडा तमिलनाडु में, और गद्दी जनजाति ये उत्तर प्रदेश में नहीं रहती बल्कि हिमाचल प्रदेश में रहती है। तो यहाँ पर इसमें आप जो है टिक करेंगे। इसके बाद अगला है निम्न में से कौन सा प्राथमिक क्रिया से संबंधित नहीं है? प्राथमिक क्रिया जो प्रकृति से जुड़ी हुई क्रिया है, जैसे खाद्य संग्रहण, मत्स्यन और उत्खनन, ये तीनों जो है प्राकृतिक क्रियाएं हैं। ये सभी जो है प्राथमिक क्रियाएं मानी जाती हैं। इसके बाद अगला है निम्न में से कौन सा आदिम व्यवसाय नहीं है? पहला है आखेट आदिम है, आदिम कृषि, चलनवासी पशुचारण ये भी है, लेकिन व्यापार क्या है? यह आदिम व्यवसाय नहीं है। तो इसका उत्तर है व्यापार। इसके बाद अगला प्रश्न है लैप सैमोइड्स और कोरैक किस प्रदेश की आदिम जनजातियां हैं? तो इसका उत्तर है यूरेशियाई टुंड्रा। यूरेशियाई टुंड्रा प्रदेश की जनजातियां हैं। जो एस्किमो जनजाति है, इसको यूरोप में लैप्स और मध्य साइबेरिया में सैमोइड्स और यहाँ पर इसको कोरैक भी कहा जाता है। इसके बाद अगला है पिसीकल्चर। पिसीकल्चर अंगूर उत्पादन, मत्स्य उत्पादन, मधुमक्खी पालन और रेशम। तो इसका उत्तर है मत्स्य पालन। पिसीकल्चर मत्स्य पालन के लिए उपयोग किया जाता है। इसके बाद है डागर बैंक और ग्रैंड बैंक। ये डागर बैंक और ग्रैंड बैंक ये यहाँ पर फूलों की खेती, डेयरी फार्मिंग, मत्स्यन कोई नहीं, ये मत्स्य उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। अटलांटिक महासागर के पूर्वी भाग में, अटलांटिक महासागर के पूर्वी भाग में, यानी उत्तरी अमेरिका के तट पर, यहाँ पर उत्तरी अमेरिका के तट पर डागर बैंक है। और डागर बैंक है। इसके बाद ग्रैंड बैंक ये जो है यूरोप के पश्चिमी भाग में है, यूरोपीय तट पर ग्रैंड बैंक है। ये मत्स्य उत्पादन के लिए बहुत ही प्रसिद्ध हैं। अगर डागर बैंक ग्रैंड बैंक की यहाँ पर थोड़ा सा उल्टा हो गया, यहाँ पर ध्यान दे लीजिएगा। पहला है ग्रैंड बैंक और दूसरा है डागर बैंक। बैंक मीन्स होता है तट, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, उत्तरी अमेरिका के पूर्वी भाग में, उत्तरी अमेरिका के पश्चिमी भाग में, उत्तरी अमेरिका के पूर्वी भाग में, ये मान लीजिए ये उत्तरी अमेरिका है और ये दक्षिणी अमेरिका है, और यहाँ पर यूरोप है और यहाँ पर अफ्रीका है। तो यहाँ पर क्या है, उत्तरी अमेरिका हो गया, ये दक्षिणी अमेरिका हो गया, ये यूरोप हो गया और ये अफ्रीका हो गया। और यहाँ पर जो सागर है इसका नाम है अटलांटिक सागर। यहाँ पर जो सागर फैला हुआ है, ये सागर है, इसको बोलते हैं
अटलांटिक सागर, क्या बोलते हैं, अटलांटिक ओशियन या फिर अंध महासागर। यहाँ पर दो धाराएं मिलती हैं, एक यहाँ पर एक ठंडी धारा आती है लैब्राडोर की धारा, ये ठंडी धारा है। इधर से आती है दक्षिण से गल्फ स्ट्रीम की धारा। यहाँ पर दोनों धाराएं आपस में मिल जाती हैं, यानी उत्तरी अमेरिका के पूर्वी भाग में, उत्तरी अमेरिका तट में ये दोनों धाराएं मिल जाती हैं। तो यहाँ पर जहाँ पर ठंडी और गर्म धाराएं दोनों मिलती हैं वहाँ पर प्लैंकटन की उपस्थिति बहुत ज़्यादा होती है। प्लैंकटन मछलियों के खाने का भोजन होता है और यहाँ पर बड़ी मात्रा में मछलियाँ पकड़ दी जाती हैं। तो ये हो गया ग्रैंड बैंक। इसी तरह से ये यूरोप के तट है, ये यूरोप है, यूरोप के तट पर यहाँ पर पश्चिमी यूरोप में यहाँ पर डागर बैंक है, यहाँ पर भी मछलियाँ बड़े पैमाने पर पकड़ी जाती हैं। तो ग्रैंड बैंक और डागर बैंक जो है मत्स्य पालन के लिए प्रसिद्ध हैं। इसके बाद अगला है एस्किमो निवासी हैं। एस्किमो निवासी हैं, एस्किमो कहाँ के, उस मरुस्थल के नहीं है, भूमध्य रेखा के नहीं है, मानसून के नहीं है, ये टुंड्रा प्रदेश के निवासी हैं। तो इसका चौथा ऑप्शन सही है। कौन सा ऑप्शन सही है, चौथा ऑप्शन इसका सही है। इसके बाद अगला है मलयालम किस राज्य में बोली जाती है। मलयालम किस राज्य में बोली जाती है, केरल, कर्नाटक, गोवा और आंध्र प्रदेश। तो इसका उत्तर है केरल। मलयालम भाषा केरल की भाषा है और यहाँ पर ये बोली जाती है। इसके बाद अगला है निम्न में से कौन सा सुमेलित नहीं है। पहला है क्रियाशीलता का सिद्धांत सुमेलित है, जीन्स ब्रूंस ने दिया था। नवनिश्चयवाद टेलर ने दिया था। संभववाद ब्लास ने दिया था। निश्चयवाद OH के स्पेट ने नहीं दिया था, बल्कि इन्होंने प्रसंभाव्यवाद दिया था, प्रोबेबिलिज्म दिया था। और निश्चयवाद की कॉन्सेप्ट जो है G टेलर महोदय ने दिया था। तो इसका चौथा सही है। इसके बाद अगला है निम्न में से कौन सा सांस्कृतिक भूदृश्य का उदाहरण है। पहला है पर्वत, सांस्कृतिक भूदृश्य का उदाहरण है पर्वत, प्रवाल भित्ति, खनन और तटीय मैदान। ये सभी प्राकृतिक हैं तटीय मैदान। जबकि खनन जो भूदृश्य हैं, जो खानें होती हैं, वो मनुष्य के द्वारा बनाई गई होती हैं। अब मनुष्य के द्वारा जो बनाई गई चीज़ें होती हैं वो सांस्कृतिक भूदृश्य हैं। तो इसमें तीसरे नंबर का खनन सही है। इसके बाद निम्न में से कौन संभववाद का समर्थक नहीं था। वाइडल डीलाब्रास संभववाद के प्रतिपादक की है। कार्ल श्रावर ये भी संभववादी था। जीन्स ब्रूंस ये भी संभववादी था, किंतु सैम्पल ये रेडजल की शिष्या थी और यह जो है नियतिवादी विचारधारा से संबंधित थी। तो इसका उत्तर है सैम्पल। इसके बाद अगला है भौगोलिक पर्यावरण के प्रभाव पुस्तक किसने लिखा है। भौगोलिक पर्यावरण के प्रभाव, तो यहाँ पर ऑप्शन है, भौगोलिक पर्यावरण के प्रभाव में ऑप्शन है जेफरसन, टेलर, पीटर हैगेट और सैम्पल। तो इन्फ्लुएंस ऑफ ज्योग्राफिक इन्वायरमेंट नामक पुस्तक जो है कुमारी सैम्पल या फिर EC सैम्पल द्वारा ही लिखी गई थी। इसके बाद सबसे अंतिम प्रश्न है भाषा बातचीत की संगठित पद्धति है जिसके द्वारा मनुष्य एक दूसरे से संचार करते हैं। क्या है, भाषा बातचीत की संगठित पद्धति है जिसके द्वारा मनुष्य एक दूसरे से संचार करते हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन में है क्रोबर, वाइडल डीलाब्रास, A.N. क्लार्क और टेलर। तो इसका सही उत्तर है ये परिभाषा A.N. क्लार्क के द्वारा दी गई है। तो छात्रों, आज आपने इस वीडियो के माध्यम से द्वितीय सेमेस्टर के भूगोल विषय के प्रश्न पत्र को सॉल्व किया है और मुझे उम्मीद है कि यह प्रश्न पत्र आपके प्रतियोगी परीक्षाओं, चाहे तो ये सेमेस्टर की परीक्षा हो, इसमें तो आप इस प्रश्न पत्र को सॉल्व करके देख लेंगे आपके कितने प्रश्न सही हैं। और अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए भी ज़रूरी है, अगर यदि इस प्रश्न पत्र को आप पढ़ करके जाएंगे तो मुझे लगता है 2-3 प्रश्न आपको इससे मिल जाएंगे। या फिर कुछ ऐसे स्टूडेंट हैं जो PG के हैं, पोस्ट ग्रेजुएट के हैं, वो भी इस प्रश्न पत्र को देखेंगे तो वो भी इस प्रश्न पत्र को पढ़ करके अपनी परीक्षा में उसका फ़ायदा उठा सकते हैं। छात्रों, अभी रात के यहाँ पर घड़ी देख रहे हैं, यहाँ पर आप देखेंगे मोबाइल पे 2:04 है,
लेकिन आपके लिए 2:04 हो चुका है यहाँ पर, लेकिन मैं वीडियो अपलोड कर रहा हूँ ताकि कल आप जगते ही अपना क्वेश्चन पेपर खोलें और आंसर की का मिलान कर लें और अपने रिजल्ट का भी पता लगा लें कि आपका कितना % रिजल्ट आने वाला है। तो आप प्रश्न को सॉल्व करिए। जहाँ पर कोई चीज़ समझ में ना आए तो आप जो है ऑनलाइन माध्यम से यूट्यूब में कमेंट करके भी मुझसे पूछ सकते हैं या फिर फ़ोन से भी बात कर सकते हैं। जैसे भी हो आपके हित में ही है। और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपने कितने प्रश्न इस परीक्षा में सही किए हैं। तो छात्रों, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत सा धन्यवाद। लेकिन आपको एक काम ज़रूर करना है, इस वीडियो को अधिक से अधिक लोगों के बीच में शेयर करना है। काशी विद्यापीठ का कोई भी स्टूडेंट ऐसा ना हो जिसके पास हमारा वीडियो ना पहुंच जाए। और ताकि हमारा उद्देश्य है कि हम जो भी वीडियो अपलोड करते हैं तो सभी छात्रों के लिए उसको फ़ायदा मिलना चाहिए। तो काशी विद्यापीठ का प्रश्न पत्र है ये, और काशी विद्यापीठ के हर एक स्टूडेंट तक यह वीडियो पहुंचना चाहिए। और अन्य विश्वविद्यालयों के भी जो स्टूडेंट हैं आपसे जुड़े हुए हैं उनको भी यह वीडियो शेयर करिए, ताकि यदि उनकी परीक्षा अभी नहीं हुई या फिर होने वाली है तो इस प्रश्न पत्र को पढ़ करके वो भी अब इसका फ़ायदा उठा सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत सा धन्यवाद।